बन रहे थे, ठीक है, ये सबको ध्यान है। चलो बहुत ही बढ़िया। ग्लूकोज, पायरुविक एसिड बना हमारा, पायरुविक एसिड शॉर्ट में लिखते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, 2 बने, ठीक है। यहाँ पे एटीपी कितने बन रहे थे? 1। नहीं नहीं, मैम 2 बन रहे थे ना, 2 का मैम नेट प्रॉफिट हो रहा था। हाँ 2 एटीपी बन रहे थे, 2 एनएडीपीएच एनएडीएच बन रहे थे, ठीक है। तो 2 और इससे कितने बनेंगे? 2 से 6 बनेंगे। 6 बनेंगे मैम, 6। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने हो गए थे ये? 8 एटीपी, 8 एटीपी। ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के केस में अगर हम बात करें तो हमें 8 एटीपी का क्या हो रहा है? कहीं मैम ये NADP NADH और ये वाला 8 ATP वाला ये दोबारा बता देना। क्या 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 समझ नहीं आई। 2 NADH कैसे बनेगा और ये 8 ATP? 2 एनएडीएच बन रहे थे बेटा ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में, ध्यान आ रही है? चलो पीछे देख देख के रिवाइज करते हैं, कोई बात नहीं, साइकिल देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें से यही क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। देखो यहाँ देखो, आई एम फाइन जूही, आ जाओ बस देखना शुरू करो अब इधर, सही है। तो इसमें देखो एक एटीपी यहाँ बन रहा है, ये नहीं बन रहा, ये ग्रीन वाला देखो, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बनेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, समझ आई बात? तो टोटल 4 एटीपी बन रहे हैं, ठीक है। यस और मैम। एनएडीएच कहाँ बन रहा है? ये देखो, ये बन रहा है इधर। यहाँ पे तुम्हारी यस बुक में मैम। एक इसलिए लिखा है क्योंकि इसने सिंगल की बात करी, इसकी ये भी ऐसे ही बनेगा। सबको क्या करना है? हमें डबल करना है। तो 2 एनएडीएच यहाँ से मिले, अब एक एनएडीएच से माइटोकॉन्ड्रिया में, या हम बोले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम जाएगा जब ये एनएडीएच, तो कितने एटीपी बनते हैं 1 एनएडीएच से? 2 ATP। 2। अच्छा सोच लो, 1 एक मैम 3 बनते हैं, मैम 3 बनते हैं कैनेडियन। एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। तो इससे 2 से कितने हो गए? 6 एटीपी हो जाएंगे ना, यस मैम। ठीक है। यस मैम। 6 + 4 तो 10 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2 यूज भी हुए हैं, ये हुए ना देखो, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? हमें नेट गेन हुआ 8 एटीपी, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो इसी को ना हमें प्रिपेयर करना है कि बैलेंस शीट हमारे कितने एटीपी हमें कहाँ से मिले। ये देखो, ये देखो, ग्लूकोज में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। 2 एटीपी बने सबस्ट्रेट लेवल पर, वहीं के वहीं बन गए थे, ठीक है। और 2 एनएडीएच से हमें 6 एटीपी मिले, ठीक है। टोटल हमारे हुए 8। समझ आ गया ना ये? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। देखो ये चीज ध्यान रखना, ये सबस्ट्रेट लेवल लिखा हुआ है और ये ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीडेटिव मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम बोल रहे थे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में, हाँ, लिंक रिएक्शन में क्या था हमारा? पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम था ना। यहाँ पे क्या बन रहा था? एक एनएडीएच था। रिवाइज करते हैं, देखो पीछे देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? सोचो क्या बताया था मैम? वो बोलते थे ना, क्या नाम इसको, एथेनॉल वाला, मतलब नहीं नहीं, एथेनॉल तो एनारोबिक है, वो तो फर्मेंटेशन है। ये है, देखो यहाँ लिखा है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ध्यान आ रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, साथ के साथ CO2 रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, इसलिए बोलते हैं इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पायरुविक एसिड से जो एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, ये एसिटिल कोएंजाइम में कहा जाएगा?
रुकैया, बोलो बोलो, कहाँ जाएगा ये एसिटिल कोएंजाइम में? मैम क्रेब्स साइकिल पे। हाँ, क्रेब्स साइकिल में जाएगा ना। क्लियर है? याद हुआ? नहीं, चीजें समझ आ भी रही है या बस Yes, ma'am. कहने को ही हो रहा है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। सिट्रिक एसिड में, ठीक है ना। देखो लिंक करना सीखो चीजें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ता ही जाएगा। पढ़ा नहीं इसका मतलब अभी। मैम ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट से उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम जाएगा क्रेब्स साइकिल में। मैम हाँ यही है ना? हाँ, देखो यहाँ पे वही लिख रही हूँ मैं। देखो ग्लूकोज था, सबसे पहले हमने क्या लिया? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज फूड था, हमें उसे ब्रेक करना है। फर्स्ट प्रोसेस हुआ ग्लाइकोलिसिस, क्या बना हमारा? पायरुविक एसिड। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? ये प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। जब ये पायरुविक एसिड बना तो ये कहाँ जाएगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे ये एसिटिल कोएंजाइम में बन जाएगा। किसके थ्रू? लिंक रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, कहाँ होती है लिंक रिएक्शन? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। Yes, ma'am. हाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस को और क्या बोलते हैं? The permi mitochondrial. पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वहां पर ये होगा। सही है, ये हो गया हमारा सेकंड लिंक रिएक्शन। एसिटिल कोएंजाइम में अब कहाँ जाएगा? अंदर मैट्रिक्स में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, अंदर में। ठीक है, यहां पर अब चलेगी हमारी क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे, क्या प्रोडक्ट्स निकलेंगे? अब NADH निकलेगा, FADH2 निकलेगा, CO2 निकलेगा। CO2 तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन बचे दोनों, ये दोनों कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे मेम्ब्रेन में चलेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और यहीं पे क्या लगे हुए हैं? ATP सिंथेज लगे हुए हैं। समझ आ रही है बात? ये सब कहाँ जाएंगे? ये फाइनली इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जाएंगे और ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। अब समझ में आया क्या हो रहा है? बोलो। तो ये हो गया Yes, sir. थर्ड प्रोसेस साइकिल, और उसके बाद फाइनली होती है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETS। देखा जाए तो ओवरऑल प्रोसेस ऐसे लिंक्ड है। और क्लियर करना है तो ये डायग्राम देखो, इसमें देख लो। ठीक है, यहाँ देखो ग्लाइकोलिसिस का होती है साइटोप्लाज्म में होती है ना, तो ये तो सेल के बाहर दिखा रहे हैं ये। बाकी ये येलो वाला है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बना वो कहाँ चला गया? एसिटिल कोएंजाइम में बन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फिर ये कहाँ जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे NADH और FADH2, उनसे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज हुए वो सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। ठीक है, इसको देखो, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ, देखो एक बारी। ठीक है, क्लियर हुआ अब कैसे लिंक है चीजें? जेड स्कीम यहाँ कैसे आ गई विवेक? जेड स्कीम किसमें पढ़ते हैं? नहीं, इसको थोड़ी बोलेंगे जेड स्कीम, इसे कैसे बोल देंगे बताओ जरा, इसे कैसे बोलेंगे जेड स्कीम? नहीं नहीं, नो, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ फोटो सिस्टम कहाँ है? फोटो सिस्टम नहीं है ना इसमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने यहाँ क्या पढ़े? दिस इज डिफरेंट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है, वो तो क्लोरोप्लास्ट में होती है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे एक्सेप्टर पे। समझ आई बात? लोकेशन आप देखो वो कहाँ चल रही है, वो क्लोरोप्लास्ट में चल रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा पायरुविक एसिड, शॉर्ट में बताओ फर्मेंटेशन, पहले ये देख ले फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, ये देख लो एक सेकेंड। तो हमने यहाँ देखा लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए और उसमें बनता है NADH। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल थे तो NADH में कितने बनेंगे, 2 NADH से कितने ATP मिलेंगे, 6। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा क्रेब्स साइकिल। ये सीक्वेंस याद कर लो, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। सीक्वेंस ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या होता है। देखो मैंने एक वो भी बताया था तुम्हें, ये गोइंग क्रेजी कैन ऑफर पर्पस। अगर डायरेक्ट याद है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले होगा ग्लाइकोलिसिस, फिर क्रेब साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें ATP बनेगा। हाँ कल टेस्ट है, कल फोटोसिंथेसिस का टेस्ट है। ठीक है, चलो अब क्रेब साइकिल में कितने बन रहे थे, किसी को ध्यान है? क्रेब साइकिल में 2 एसिटिल कोएंजाइम एंटर करेंगे। सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा उन्हें बताओ? क्रेब साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम में से क्या कंबाइन होता है? क्या बोला अभी? बोलो बोलो। मैम वो करेगा क्या नाम है शायद, वो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। हाँ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तुम्हारी स्क्रीन पे ये दिख रहा है चार्ट? सीक्वेंस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वाला कुछ और ही दिख रहा फिर है। वो सिट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर में चेंज होगा। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मैम ये गोइंग वो जो क्रेजी कैन वाला, गोइंग क्रेजी वाला दिख रहा है ना शायद? यस मैम। हाँ, हैंग हो। मैम आपको क्लासिफिकेशन तब हो जाएगा। रुको रुको दोबारा से करते। इसमें दिख रहा है अब। हाँ अब आ गया, ठीक है सही है। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट एक्सेप्टर होता है OAA। ठीक है, OAA से एसिटिल कोएंजाइम में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, तब वो सिट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, इसीलिए इस साइकिल को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इस पूरी साइकिल में हमने देखा था कि 3 NADH बनेंगे, एक FADH2 बनता है और एक GTP बन रहा था, ध्यान है? एक हाँ GTP वहीं पे वहीं क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ATP में। ये देखो NADH कितने बने, यही याद रखना है यहाँ पे कि किस प्रोसेस में कितनी चीजें बन रही हैं और कहाँ कहाँ। 1 2 3 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP। तो तुम देखो यहाँ पे 3 NADH से अब इसको डबल करना है, ये नहीं भूलना। ये एसिटिल कोएंजाइम में कितने हैं, 2। पायरुविक एसिड भी कितने हैं, 2। तो ये सारी चीजें होंगी, डबल हो जाएंगी। 6 NADH, 2 GTP और 2 FADH2। ठीक है, तो टोटल ATP कितने मिलेंगे, 24, सिर्फ स्क्रैप से। ठीक है, समझ आ रही है? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ऐसा है? FADH2 क्या होता है? हाँ हाँ, FADH2 एक तरीके से बेटा जैसे NADH है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर ही है और एक तरीके से ये कोएंजाइम भी है। ये क्या करता है, जैसे NADH2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैरी कर रहा है, सिमिलरली ये भी काम कर रहा है। बाकी एज अ कोएंजाइम ये डिफरेंट रिएक्शंस में क्या करता है, काम करता है। ठीक है, FADH2 कितने ATP के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ये 1 से 2 ATP बनाएगा ना, एनीथिंग यू वांट टू बढ़ा दे। 2 ATP। ठीक है, जैसे NADH से कितना बनेगा, 1, 3 बनते हैं। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ डिस्टरबेंस है या तो फोन में या नेटवर्क में। ठीक है,
तो टोटल ओके मैम। बहुत ज्यादा घिस घिस कुछ आ रही है, ठीक है। तो देखो अगर हम टोटल प्रोसेस का देखें, पूरे रेस्पिरेशन का देखें, तो हमें कितने एटीपी मिलते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? 38 ATP। और यहाँ पे ग्लूकोज में कितना? अब इसको बोलेंगे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कौन बताएगा कि इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? बोलो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ग्लूकोज आप देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हुआ है? ब्रेक डाउन हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ। तो ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल थे कार्बन के? कितने एटम थे? 6 थे। C6H12O6, 6 के 6 कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गए। समझ आई बात? इसीलिए हम इसको Yes, बोलते हैं क्या हुआ है, ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 38 ATP इस केस में हम बोलेंगे। दूसरी बात, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। हाँ सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सिट्रिक एसिड ही बन रहा है ना। एसिटिल कोएंजाइम ए और OAA को जब हमने मिलाया तो पहला प्रोडक्ट 6 कार्बन का बनता है ना मैम ये सिट्रिक एसिड। हाँ ठीक है, सिट्रिक एसिड बनेगा और इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें बेसिकली 3 COH ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, TCA जो बोलते हैं ना, TCA साइकिल। चलो एक चीज ये देखो, तो हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में 38 ATP मिल रहे थे हमें। अभी हमने बैलेंस शीट में देखा कि कितने ATP आ रहे थे? 38। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पर, ये 38 जो होते हैं ना, यूकैरियोट्स के केस में हम बोलेंगे ये वेरी करते हैं, ये 30 से 35 और 38 36 भी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हमने जितने प्रोसेस पढ़े, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, TCA, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं? ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। पहली बात तो ये, कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि वो एक पहले खत्म हो गया तब दूसरा स्टार्ट होगा। सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। प्रोसेस में जहां भी ATP निकल रहा है वो ऐसे वेट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कंज्यूम भी हो रहा है, चीजें आ रही हैं जा भी रही हैं, सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली। इंटरमीडिएट्स जो बन रहे हैं प्रोसेस में वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हम ये नहीं बोल सकते कि 38 और 36 ही बनेगा, क्योंकि साथ के साथ कंजम्पशन भी हो रहा है। तो आपकी बुक में भी जो लाइन लिखी है ना कि नेट गेन कैन बी 38 लिखा है, अगर तुम पढ़ोगे तो नेट गेन कितना हो सकता है? 38 तक हो सकता है, ठीक है, 36, 37, 35, ठीक है, ये वेरी करता है। तो आपके बुक, आपके जो क्वेश्चन भी आएगा ना, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ आएगा, ठीक है, तो उसमें ध्यान देके आंसर करना है कि 36 या 38, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये देखो कि प्रोकैरियोट्स के केस में अगर पूछते हैं, प्रोकैरियोट्स के केस में है तो आप आंसर दोगे 38, और यूकैरियोट्स के केस में हम बोलते हैं 36। ऐसा क्यों? अब तुमने देखा कि NADH ग्लाइकोलिसिस में बनता है, बोलो, NADH बन रहे थे ग्लाइकोलिसिस में। NADH ma'am. बन रहा है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। हाँ, तो वो क्या होगा? और NADH रिड्यूस कहाँ होके? माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर होगा ना। ये चीज बताना समझ आई है नहीं? सही है, ग्लाइकोलिसिस चल रही है साइटोप्लाज्म में, उसका NADH कहाँ बन रहा है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन NADH को रिड्यूस होने के लिए कहाँ आना है? उसको आना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये अंदर NADH डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि क्या करेगी? इनर मेम्ब्रेन ना इसको अलाउ नहीं करेगी, ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो ये कैसे आता है? ये आता है शटल सिस्टम के थ्रू। शटल सिस्टम, 2 शटल सिस्टम होते हैं जो बेसिकली क्या काम करते हैं? NADH के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, जिससे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सके। एक होता है मैलेट एस्पर्टेट शटल, बेसिक जो मोस्ट मतलब यूजुअली जो फॉलो होता है वो यही वाला होता है।
मैलेट एस्पर्टेट शटल, और एक और होता है G3P शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये है। इसमें क्या होता है कि NADH मैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, OA ऑक्सीडाइज होकर मैलेट बनाएगा। ठीक है, और वो मैलेट क्या करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा और यहाँ आके दोबारा से NADH को क्या करेगा, रिलीज करेगा। पूरा प्रोसेस है ये भी, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाना। याद ये रखना है कि जब ये NADH मैलेट एस्पर्टेट शटल के थ्रू ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर भी दो NADH नहीं, दो ATP क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को चलाने में, इस सिस्टम को चलाने में 2 ATP का कंजम्पशन जाता है। इसीलिए हम यूकैरियोट्स के केस में बोलते हैं कि 38-2 यानी कि 36 ATP पूरे रेस्पिरेशन के थ्रू बनते हैं। समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है, तो ये वेरी करेगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 38 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में 36, क्योंकि 2 शटल प्रोसेस में ATP कंज्यूम हो जाएंगे। सही है। और बाकी हमने देखा था कि फर्मेंटेशन में कितने होते हैं, फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सही है। तो ये हो गई हमारी बच्चों बैलेंस शीट कि कहाँ से कितने ATP हमारे फाइनली फॉर्म हो रहे हैं। मैम एक बार वो स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें मैम भी आपने लिखा था ना, समझाया था ये चीज। ये रहा। यस मैम, ये वाली। प्रोकैरियोट्स के केस में अब देखो एक चीज और सुनो। अब प्रोकैरियोट्स के केस में 30-80 क्यों है? यहाँ पे शटल सिस्टम काम नहीं करेगा, बताओ यहाँ पे क्यों नहीं यूज हो रहे 2 ATP शटल सिस्टम के थ्रू? विवेक, यस मैम। हाँ आप बताओ। रुको मैम किसी क्या? हाँ मैम एक सेकंड। हाँ देखो सोच के बताओ। सलोनी, मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, ये पूछ रहे हैं हम। क्वेश्चन ये है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हम बोल रहे हैं कि भाई 38 ATP बन रहे हैं टोटल प्रोसेस से, ठीक है, ग्लूकोज से। लेकिन हमने यूकैरियोट्स के केस में बोल दिया कि 2 ATP शटल सिस्टम के थ्रू यूज भी हो रहे हैं, तो हम 36 टोटल नेट गेन दिखा रहे हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में हम अब भी 30-80 बोलेंगे, 36 नहीं बोल रहे। तो उसमें ऐसा क्यों नहीं है? उसमें शटल सिस्टम काम नहीं करेगा। हाँ प्रियंका इज राइट, वेरी गुड वेरी गुड गुड। मैम उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता है। हाँ, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या? हाँ आगे आगे की बात, वेरी गुड। सोचो आगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है यहाँ पे, फिर हम तो शटल सिस्टम ही नहीं होगा। हाँ तो फिर काम कैसे करेगा ये? NADH रिड्यूस कैसे होगा? सोचो सोचो, सही जा रहे हो। सारा प्रोसेस कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म। है ना? तो ये चीज ध्यान रखनी, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, समझ आ गई ये बात सबको? अगर हम यस प्रोकैरियोट मैम। करें तो सारा प्रोसेस से मतलब है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, और उसके बाद क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब कहाँ चल रहा है? सब साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में चीजें डिवाइड हो गई, सिर्फ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चल रहा था और बाकी सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था। इसलिए हमें NADH को क्या करना था, NADH को ट्रांसफर करके ले जाना पड़ा और उसमें हमारे 2 ATP कंज्यूम हो गए। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सही है, समझ आ गई ये बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चीजें ऐसी लिंक करनी है और सोचा करो कि कहाँ पे क्या चीज बैठ रही है। ठीक, चलो तो ये हमने देख लिया बैलेंस शीट। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो एक प्रोसेस, एक टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है। ट्रेडिशनली अगर हम बोले, अगर हम जनरल टर्म्स में बोले तो रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज ब्रेक होके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है और एनर्जी हमें दे रहा है। अभी कब तक है तुम्हारी क्लास? 9:15 तक, फिर ये रह जाएगा। यस मैम। तो छोड़ दे इसको बीच में क्या? नो मैम। चलो रिवाइज करते हैं। 2 मिनट देख लो, 2 मिनट देख लो, फिर मैं कराती हूँ। खुशी, खत्म ही हो गया ये चैप्टर, छोटे छोटे 2 टॉपिक है बस। ठीक है, फिर करते हैं। सही है, तो हमने क्या बोला कि ग्लूकोज एक क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का।
तो ब्रेक डाउन से मतलब है कि रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यही बोला था ना हमने स्टार्टिंग में। लेकिन कुछ इंटरमीडिएट्स ऐसे बनते हैं इसमें जिससे क्या होता है, नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन भी होता है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, ये लिखा है। इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनेंगे जिनसे क्या होगा, जैसे फैट का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, फैट के ब्रेकडाउन का पूरा चेन चलेगा, ऐसा नहीं है कि सिंपली एकदम से ब्रेक होगा, पूरी साइकिल है, पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस में से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकलेंगे जिससे नए बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। या हम क्रेब साइकिल की ही बात करें, यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम में निकल रहा है, या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड निकलता है, ठीक है। तो ये ग्लूटारिक एसिड दूसरे प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकता है, लिंक होते हैं सारे प्रोसेस, क्या है, लिंक है, कोई भी आइसोलेशन में नहीं चल रहा सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ चीजें बन रही हैं, कुछ ब्रेक भी हो रही हैं, तो इसीलिए रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, इसको कैटाबॉलिक हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, रेस्पिरेशन में हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। जो हमने मेन पढ़ा वो हमने देखा कि ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही ब्रेक हो रहा है, और चीजें भी ब्रेक हो सकती है, जैसे कि प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट और भी हो सकते हैं, सुक्रोज भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है ना, और फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। सभी एनर्जी देते हैं। हम जैसे खाना खा रहे हैं तो खाने में हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, है ना, फैट्स भी ले रहे हैं और प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, सभी चीजें है ना हमारी डाइट में। तो उसका यही मतलब है ना कि फूड को हमें ब्रेक करना है, इन सब चीजों को ब्रेक करना है, उससे हमें एनर्जी निकालनी है। तो जब ये चीजें ब्रेक होती है तो जो सिंपलेस्ट चीज होगी वो ब्रेक होना प्रेफर करती है सिस्टम में, क्योंकि उसको ब्रेक करना आसान है। इसीलिए हमने यहाँ सिर्फ ग्लूकोज की बात करी थी, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, फेवरेट सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज सिंपल, और ये मोनोसेक्राइड है, सिंगल यूनिट है। मोनोसेक्राइड होता है ना, बोलो बोलो भाई, मोनोसेक्राइड है ना, यस मैम। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो भी चीज ब्रेक होगी रेस्पिरेशन में, जो भी बायोमोलिक्यूल ब्रेक होगा या जो भी फूड ब्रेक होगा, पहले वो अपने सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद इस चेन में जो हमने डिस्कस करी है कि क्रैब साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ब्रेक होने के बाद वो मॉलिक्यूल इस साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। जैसे प्रोटीन की हम बात करें, हमने प्रोटीन डाइट ली, प्रोटीन से क्या ब्रेक हुआ, अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड ही क्यों निकला, पहले तो ये बताओ। और फैट से फैटी एसिड ही क्यों निकला, बताओ। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझ आई बात। ऐसे ही क्या है, फैट्स किससे बने हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज रेस्पिरेशन में एंटर करेगी तो वो पहले कॉम्प्लेक्स से अपने सिंपल मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी, या हम बोल दे कि मोनोमर में, ये मोनोमर ही हुए ना इसके, यस मैम। है ना। और उसके बाद वो दोबारा से ऐसे प्रोडक्ट में बनेगी, कन्वर्ट होगी प्रोसेस के थ्रू, जो प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से रेस्पिरेशन की चेन में इन्वॉल्व है, जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम है। फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होगा, पहले वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, और फिर वो एसिटिल कोएंजाइम में डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो फैटी एसिड ऐसे आएगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, वो अमीनो एसिड फिर किसी प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड बनाएगा, और वो पायरुविक एसिड दोबारा से फिर पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एंटर हो जाएगा। समझ आई बात, कहना क्या चाह रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी फेवरेट मतलब जो जिस चीज को ब्रेक करना है या जिस चीज को ऑक्सीडाइज करना है वो पहले सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो फिर वो ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा जिससे क्या हो, वो साइकिल के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। अब वो पायरुविक एसिड भी हो सकता है, एसिटिल कोएंजाइम भी हो सकता है, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो PGAL ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। ये किसका है, ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है, तो ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल जरूर बनेगा जिससे क्या हो, वो किसी ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब साइकिल में या लिंक रिएक्शन में एंटर हो सके डायरेक्टली, ठीक है। तो बाकी प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ ग्लूकोज के रेफरेंस में बात करी है, तो तुम ये सोच सकते हो ना कि बाकी चीजें कैसे ब्रेक होंगी, बाकी ऐसे ब्रेक होंगी,
ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेस। सही है, बोलो जी। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है कि 100% ही मुझे समझ रही हूँ मैं चीजें, क्योंकि थोड़ा सा याद करने वाला है तो चीजों करने में टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, मैम लास्ट, एक बार रीड आउट कर लेंगे और फिर मंडे को आप डाउट्स क्लियर कर देना। हाँ मैं तुमसे यही कहती हूँ, जैसे अभी फोटोसिंथेसिस का कल टेस्ट है, पढ़ो उसको, जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, छोटा छोटा करके भी पूछोगे ना तो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अपने लेवल पे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो, दिस इज द लास्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में, हमने किसकी बात करी, ग्लूकोज की, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हमने कितना ऑक्सीजन यूज करा और ब्रेकडाउन से हमें कितना CO2 मिला, इस प्रोसेस को, इस रेशो को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, यानी कि कितना CO2 रिलीज हुआ और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। ठीक है, इस रेशो को बोलते हैं RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बेसिकली अगर हम जनरल वे में बात करें तो ये हम इस प्रोसेस में RQ में ये देखते हैं कि हमने कोई भी फूड खाया, उस फूड को खाने में कितना ऑक्सीजन हमारा, खाने में नहीं मतलब ब्रेक करने में कितना ऑक्सीजन यूज करा हमने और उससे हमें कितनी एनर्जी मिली। हाँ, तो उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का कितना मेटाबॉलिज्म है, कितना हम फूड को कन्वर्ट कर पाए, कितनी एनर्जी हम फूड से ले पाए, बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं RQ में। ठीक है, तो ये डिफरेंट फूड्स के लिए डिफरेंट है। जैसे कि फूड क्या होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा, तीन ही बेसिक कैटेगरी है। जो फूड है हमारा वो बेसिक 3 कैटेगरी में जाता है। ठीक है, तो RQ कार्बोहाइड्रेट्स के केस में 1 आता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, वेरी कर सकती है ऊपर नीचे, लेकिन एक रेंज जो है वो 1 है RQ। क्यों, जैसे मैम 1 कैसे? हाँ अभी बताती हूँ 1 कैसे। देखो यहाँ, देखो ये दिया है, जैसे इसका एग्जांपल, हम सिंपल ग्लूकोज की रिएक्शन यही लिखते हैं रेस्पिरेशन के केस में, 6 CO2 रिलीज हुए, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही कंज्यूम हुए, तो 6/6 जब हमने करा तो ये आया 1। ये फिक्स नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, फिक्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट ये किसका है, ये सिर्फ ग्लूकोज की बात करता है, कार्बोहाइड्रेट वेरी करेगा तो वेरी भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्ट ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो उस केस में RQ इज 1। सही है, समझ आई बात कैसे है? नो मैम। यस मैम। मैम प्लीज रिपीट। देखो, हम कार्बो रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन लिखते हैं वो ये लिखते हैं ना कि ग्लूकोज ऑक्सीजन यस मैम। में क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो ये मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन क्यों बन रही है, क्योंकि हमने लिखा कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी हमने पढ़ा पूरा प्रोसेस, उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप उसको बैलेंस भी करोगे ना तो यहाँ पे 6 कार्बन थे, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल है ना, एटम है 6 किसके, कार्बन के, 6 की CO2 वो रिलीज कर रहा है, तो 6 के 6 बैलेंस हो रहे हैं ना एक तरीके से। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन इसीलिए बोल रहे हैं कि 6 के 6 कार्बन जो थे ग्लूकोज के केस में वो ब्रेक होके क्या कर दिया उन्होंने, 6 CO2 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो रिलीज हो गए, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन पूरा ब्रेक हो गया ग्लूकोज। जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही वो है ऑक्सीजन। और यहाँ पे इतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यूज हुए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स के केस में RQ 1 है। 1। यस। दूसरी बात आती है फैट्स की, फैट्स के केस में ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, लेस देन 1 कितना, अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि फैट्स के केस में कितना होगा, प्रोटीन्स के केस में कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट के केस में कितना होगा, यही आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, फैट्स के केस में इन्होंने एक एग्जांपल लिया है ट्राइपामेटिक एसिड का। ठीक है, ये है, इस केस में आप देखो ये रिएक्शन जो प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन के थ्रू डायरेक्ट जो कंजम्पशन हुआ है साइंटिफिक वे में उसका ही रिएक्शन लिखा है। तो इन्होंने क्या देखा कि 102 तो CO2 के रिलीज हुए और कंज्यूम कितने हुए, 145, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा यूज हुआ लेकिन एनर्जी रिलीज हो गई, ATP के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हो गई। ठीक है,
कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। फैट क्या हुआ, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और आरक्यूज केस में फिर क्या आया हमारा 0.7। अब ये भी वेरी करेगा, ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ इस फैटी एसिड के लिए है। फैटी एसिड चेंज होगा, आरक्यू विल चेंज, ठीक है। तो फैट्स के केस में अप्रोक्सीमेटली जो हम बोलेंगे वो 0.7 के आसपास आएगा, या 0.8 भी आ सकता है। मैम सिमिलर तभी फैट्स मतलब स्टोर हो जाता है फैट सेल्स में। आप कह सकते हो, हम देखते हैं ना, हम जनरल वे में बोलते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बेस्ट फॉर एनर्जी, बोलते हैं ना कि Yes, ma'am. यस मैम। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड, ठीक है। सिमिलरली प्रोटीन्स के केस में 0.9 के आसपास आता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन और प्रोटीन टू प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट टू कार्बोहाइड्रेट वेरी करता है, ठीक है। बेसिकली इसका आरक्यू का जो यूज है वो यही होता है कि किसी भी आदमी में, इंसान में देखना है कि उसका मेटाबॉलिक रेट क्या है, वो जितना खाना खा रहा है उस हिसाब से उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, इसमें निकाला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि किसकी वैल्यू किस रेंज में आती है, इन तीनों को याद रखना कि किसका कितना है। हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि 9 बज गए। चलो 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 जल्दी बताओ, क्या रिवाइज कराना है, जल्दी बताओ। मैम केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, चलो मैम केल्विन साइकिल तो आ गए। आ गई, तो क्या, हम फोटो फॉस्फोराइलेशन मैम सीखते हैं। हम केल्विन साइकिल रिवाइज करते हैं एक बार। चलो केल्विन साइकिल करते हैं फिर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दोनों करेंगे, चिंता मत करो। ये देखो, सबसे पहली बात मैम C4 पाथवे करते हैं। यहाँ C4, यस अरे मैम। C4 बिल्कुल C3 की तरह ही सेम होता है, बस उसमें एक स्टेप ज्यादा होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आई। सुनो मैं सब बताती हूँ, एक पेज खोल के देखते जाओ। पहले C3 देखते देखो, C3 किसमें होती है, बेसिकली C3 प्लांट्स में। पहली बात तो यही हो गई, लिखा हुआ दिखाऊं उसमें ज्यादा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैम C3 साइकिल ज्यादातर डाइकोट्स वगैरह में होती है ना। Yes, ma'am. C3 मोस्टली डाइकोट्स में ही होती है, डाइकोट्स प्लांट से। C3 साइकिल में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, जल्दी बताते जाओ, जल्दी बताओ। मैम पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ देखो यहाँ लिखा है, देखते जाओ, यहाँ पे C3 C4 एक साथ हो जाएंगी। C3 साइकिल केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और C4 साइकिल को क्या बोलते हैं, हेच और स्लैक पाथवे, दोनों डिस्कवरर के नाम पे हैं, ठीक है। दूसरी बात, C3 साइकिल में फर्स्ट एक्सेप्टर किसका, CO2 का, कौन है, यहाँ लिखा है देखो PGA, राइबोलोज। फर्स्ट एक्सेप्टर RUBP, फर्स्ट एक्सेप्टर। मैम राइबोलोज ना। हाँ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। नीचे लिखा है लास्ट में देखो, RUBP एक्सेप्ट करेगा CO2 को, तो क्या बनाएगा वो, 3 कार्बन का PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सही है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। कौन कौन से स्टेप होते हैं केल्विन साइकिल में, फर्स्ट इज मैम पहला कार्बोक्सिलाइजेशन, उसके बाद रिडक्शन, उसके बाद रिडक्शन, रिजेनरेशन। जनरेशन। जनरेशन ऑफ 8 RUBP, ठीक है। इसमें देखो, फर्स्ट प्रोसेस है कार्बोक्सिलेशन, ब्लू वाला देखना, सेकंड इज रिडक्शन, थर्ड इज रीजेनरेशन। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि कहाँ पे कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन के प्रोसेस में यानी कि सेकंड स्टेप पे हमारे 2 ATP और 2 NADPH क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। और सेकंड प्रोसेस में ही रिडक्शन के थ्रू हमारा ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, जिससे हमारे मल्टीपल शुगर्स का फॉर्मेशन होगा, सही है। हम डार्क रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, डार्क रिएक्शन में हम यही देख रहे हैं ना कि कैसे शुगर बन रही है, कैसे फूड बन रहा है, ठीक है। तो वो बनेगा रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू। रिडक्शन में क्या होगा, ट्रायोस फॉस्फेट कुछ तो शुगर बनाने के लिए रिड्यूस हो जाएंगे, साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, बाकी क्या होंगे, वो साइकिल में आगे बढ़ेंगे और रीजनरेट होके दोबारा से RUBP का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कौन बताएगा, रिजेनरेशन में। किसमें, रिजेनरेशन। कहाँ हो रहा है, तुम्हारी दोनों की आवाज क्लैश कर रही है, एक एक करके बताओ। पूरा प्रोसेस कहाँ पर होगा, बताओ। स्टोमा में। दोनों या तो एक साथ बोल रहे हो या दोनों चुप हो जाते हो। अब पहले
हम स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में, हाँ स्ट्रोमा में। और कौन सी सेल्स में? मेसोफिल। हाँ जी, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल में, ठीक है। C3 साइकिल का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीजोफिल सेल में होता है, स्ट्रोमा में तो होगा ही होगा डार्क साइकिल। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज रिडक्शन। किसने पूछा था, नाम भी बताओ अपना, कौन कौन पूछ रहा था C3 साइकिल, बता दो, बोलो भाई नाम बताओ अपना। रीजेनरेशन ऑफ RUBP, ठीक है। तो रीजन रिडक्शन में क्या बनेगा, शुगर बनेगा, और क्या होगा, 2 ATP और 2 NADPH कंज्यूम होंगे, ठीक है। ऐसे लिख लिख कर याद करा करो थोड़ा सा, तभी चीजें याद होंगी। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी एक ATP कंज्यूम होगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सेप्टर हमने देखा क्या है, RUBP। RUBP। और फर्स्ट प्रोडक्ट पीजीए। PGA कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन। 3 कार्बन कार्बन। का, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। C4 साइकिल की अगर हम बात करें, C4 कैसी हो रही थी, पहली बात तो 2 सेल्स में, मीजोफिल, और बंडल शीट सेल्स। मीजोफिल हाँ, और बंडल शीट सेल्स। रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होगा, बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल्स में। विवेक तुम पूछ रहे थे C4 साइकिल, नो मैम। कौन पूछ रहा था फिर? मीजोफिल सेल में CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर हम पीईपी। PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 से कंबाइन होके क्या बनाएगा, बोलो बोलो, फर्स्ट प्रोडक्ट मैम OAA। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये 4 कार्बन का होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं C4 साइकिल। 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है इसमें। जो नाम रखा गया है ना बच्चों इनका C3 और C4, ये किसके बेसिस पे है, ये इसके बेसिस पे है कि फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। अगर फर्स्ट प्रोडक्ट 4 कार्बन का है तो ये हो गई C4 साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का है तो वो होती है C3 साइकिल, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। रुबिस्को प्रेजेंट है बंडल शीट सेल्स में, तो रुबिस्को जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पर क्या चलेगी, वहां पर चलेगी केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल। ठीक है। C3 प्लांट्स में क्या होता है, C3 केल्विन साइकिल। मीजोफिल सेल्स में ही हमारी पूरी क्या चलती है, केल्विन साइकिल पूरी इसी में चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में ही रुबिस्को इज प्रेजेंट। जो हमने ये लिखा था ना, एक RUBP प्लस क्या CO2, इससे बन रहा था CO2। PGA। इसको कौन चलाएगा एंजाइम, रूबिस्को। रुबिस्को इज द मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम जो इस रिएक्शन को रन कर रहा है। तो ये पूरा रिएक्शन C4 प्लांट्स में कहाँ रन होगा, C4 प्लांट्स में बच्चों ये रिएक्शन बंडल शीट सेल में होगी। ठीक है। तो केल्विन साइकिल यहाँ पर चलेगी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुबिस्को इज, मैम इससे रिलेटेड नीट के क्वेश्चन करवा दो। क्या करवा दूं, मैम नीट के क्वेश्चन। नीट वाले क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें कराए थे, दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांस एनाटॉमी क्या है, अब ये बताओ लास्ट, C4 साइकिल में यही है ट्रांस। मैम C3 साइकिल में क्रैंच एनाटॉमी होती है। नहीं, ट्रांस एनाटॉमी कौन बताएगा, रुकैया, आज रुकैया शांत, क्या हो गया, प्रियंका, विवेक, मीना, जूही, तौकीर। तौकीर बहुत दिनों से तुम गायब हो गई, क्या बात हो गई, कोई बच्चा गुस्सा तो नहीं है, किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा, बुशरा, आजाद, कुछ तो बोल रही। अच्छा क्या हो गया, ठंड लग गई क्या, ठंड हो रही है, हाँ बच्चों ध्यान रखो यार, ठीक है ना, वेदर एकदम से थोड़ा हार्श सा हो गया है। कोई बात नहीं, टेक केयर तौकीर। अच्छा फोन में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कफ हो रहा है, ठीक है। मैम ऐसे एनाटॉमी C4 प्लांट में होती है। ट्रांस एनाटॉमी क्या बताई थी, हाँ क्लस्टर अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स। ट्रांस एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल क्वेश्चन भी आ जाए इस पे। अंदर क्या होगा, वस्कुलर बंडल, उसके बाद एक टाइट लेयर किसकी होगी, पैक्ड लेयर, क्लोजली पैक्ड लेयर बंडल शीट सेल्स की, ठीक है, चारों तरफ अरेंज होंगी बंडल शीट सेल्स, और उसके बाहर एक टाइट अरेंजमेंट होगा मेसोफिल सेल्स का, ठीक है। तो जिस प्लांट में
ये ऐसा अरेंजमेंट है, बंडल शीट सेल्स टाइटली अरेंज्ड है, और उसके बाहर क्या है, मेसोफिल सेल्स टाइटली अरेंज्ड है। तो उस प्रोसेस, उसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रान्स एनाटॉमी। अच्छा जूही, थैंक यू वेरी मच। तो आंसर दो, बताओ समझ आ गया क्रान्स एनाटॉमी? देखो स्ट्रक्चर देखा था ना हमने, कौन सा वाला डायग्राम देखा था? मुझे लगता है कि तुम कल लोग सब लोग अच्छा परफॉर्म कर लोगे, इतना तो सबको आ गया है समझ में। बाकी रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? अच्छा तो तुम जा क्यों रही हो जूही, फिर रुको, ये क्या बात हुई? देखो ये वाला स्ट्रक्चर था, ध्यान आ रहा है, ये वस्कुलर बंडल था, उसके बाहर ये कौन सा रिंग था, ये था हमारा बंडल शीट सेल्स का रिंग, और उसके बाहर था ये किसका रिंग, नीजोफिल सेल्स का रिंग। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस इज क्रान्स एनाटॉमी, याद रखना है। और ये C4 प्लांट्स में होता है, ठीक है? मैम एक बार रिपीट करो क्रंच एनाटॉमी। देखो देखो यहाँ भी लिखा है, पढ़ के देखो, वही मैं यहाँ पे बताती हूँ। किसी भी लीफ में अगर ऐसा अरेंजमेंट है कि सबसे अंदर किसका लेयर है, वस्कुलर बंडल का, ठीक है? वस्कुलर बंडल के अराउंड एक लेयर है सेल्स की, कौन सी सेल्स की, बंडल शीट, बंडल शीट सेल। हाँ ठीक है, बंडल शीट सेल्स की, ये टाइटली अरेंज्ड होंगी, ठीक है? और बंडल शीट सेल्स में ही सारा रुबिस्को प्रेजेंट है, ठीक है? दूसरा, इसके बाहर एक और लेयर होगी, टाइट कवरिंग ऑफ सेल्स, किसकी, मेसोफिल मीजोफिल। सेल्स। हाँ, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोल देते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट। इंटरनल। हाँ, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर आपको लीफ में मिलता है तो वो उसको नाम दिया गया है क्रान्स एनाटॉमी, क्योंकि मिस क्रान्स ने डिस्कवर करा था, ठीक है? और दूसरी बात क्या बता रही थी मैं, हाँ कि रुबिस्को इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हाँ, बंडल बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल। फंक्शन क्या होता है इसको का? रुबिस्को का फुल फॉर्म राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नो मैम, फंक्शन। क्या लिखा है विवेक, अभी तुमने बहुत सारा लिखा है, मैं अभी पढ़ती हूँ। फंक्शन, रुबिस्को बेटा एक एंजाइम है। क्या है रुबिस्को, एंजाइम है। ये क्या कर रहा है, ये RuBP और CO2 को क्या कर रहा है, कंबाइन करने में हेल्प कर रहा है। एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये RuBP को CO2 के साथ कंबाइन करने का काम कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, PGA। ये एंजाइम का नाम है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। RuBP सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, ठीक है? रिएक्टेंट को क्या करना है, CO2 से कंबाइन करना है, तो कोई ना कोई हेल्प करेगा ना प्रोडक्ट बनाने में। तो रुबिस्को इज द एंजाइम जो CO2 को फिक्स करने में हेल्प कर रहा है, RuBP से। जिसने पूछा तो समझ आया? यस मैम। मैम रुबिस्को को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ बायोस्फीयर भी कहते हैं ना? ये क्या बात कर रहे हो तुम, सारे आंसर क्यों गलत हो जाएंगे विवेक? हाँ क्या पूछा, किसी ने कुछ पूछा था अभी, किसको क्या कहते हैं? रुबिस्को को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ बायोस्फीयर भी कहते हैं ना? रुबिस्को क्यों क्यों बोल रहे हैं आप, खुद सोचो आप। रुबिस्को प्लांट्स में प्रेजेंट है, और मोस्टली आप देखो तो प्लांट्स की कितनी स्पीशीज हैं, तो सभी में प्लांट्स में है। रुबिस्को सभी प्लांट्स में है, और प्लांट की कितनी स्पीशीज है, इसीलिए इसको मोस्ट अबंडेंट बोलते हैं। विवेक क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चे, माइक ऑन करके बताओ। इतनी सारी बात तो मैंने पढ़ ली तुम्हारी, सारे आंसर कहाँ गलत हो रहे, कुछ भी बोल रहे हो। अब तुम बताओ क्या पूछना है। C3 C4 क्लियर हो गई, और कुछ बच्चा एक साइक्लिक भी पूछ रहा था, आई थिंक। क्या पूछ रहे थे यस साइक्लिक में, बताओ क्या पूछ रहे थे साइक्लिक? मैम सेल्सियस बायो का ही टेस्ट होगा? नहीं नहीं बच्चों, सबका है। मैम क्या? केमिस्ट्री वाली मैम ने भी बताया है ना, किसका टेस्ट है, एक सेकेंड, टेस्ट है तुम्हारा फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है? केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स, बायो फोटोसिंथेसिस। वेरी नाइस विवेक, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? कब है, कल है, कल?
अरे कौन बोल रहा है, नाम बताओ अपना। विवेक, ये क्या लिख रहे हो तुम, चाहे कितने भी नंबर आए। नहीं अच्छी बात है, नंबर तो मुझे पता लग जाएंगे किसके कितने आए, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ सिलेबस देखो ये है, अभी ग्रुप में भेज भी दूंगी मैं। देखो केमिस्ट्री में आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आग ठीक है, आग ही लगानी है, ठीक है, फोन में आग मत लगा देना, कभी फोन में ही आग लगा दो, ठीक है। केमिस्ट्री में आएगा थर्मोडायनेमिक्स, बायो में फोटोसिंथेसिस, किसी के पास मैथ्स है तो सीक्वेंस एंड सीरीज, और फिजिक्स में आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है विवेक, कल देखते हैं किसका कितना स्कोर आता है। मुझे लगता है बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं पता, लेकिन बायो में तुम्हारा अच्छा आएगा। एटलीस्ट तुम रेगुलर हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मान लो तुम पढ़ भी नहीं रहे, रेगुलर हो ना, तब भी 50% क्वेश्चन तो रेगुलरिटी से ही कवर हो जाते हैं। अब 4 बार एक चीज को सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ तो जा ही रहा होगा दिमाग में। ठीक है, सही है। और कुछ पूछना है बताओ। क्वेश्चंस ले मैंने लेके तो आई थी, लेकिन टाइम नहीं बचा। तुम रुक रहे हो तो बोलो, मैं खोलती हूँ क्वेश्चन। देखो ये थे क्वेश्चंस, हाँ पुराने वाले ही हैं कुछ। चलो चैट में आंसर करना, चैट में, ठीक है। जो रुक रहे हो वो रुक जाओ, बाकी इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। चलो चैट में। चैट में आंसर करना।